समझनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडेशन का रूल बताया। अच्छा, ये हाइब्रिडेशन हमने कोई आज का थोड़ी है, केमिकल बॉन्डिंग का सिग्मा 1 प्लस लोन पेयर। लेकिन सवाल था कि वहां पे हम कोई भी लोन पेयर पकड़ करके बनाते थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जब भी कभी हमारे पास हाइब्रिडेशन देखना होगा तो जो लोन पेयर है वो ना लोकलाइज भी हो सकता है, डीलोकलाइज भी। अगर लोकलाइज डीलोकलाइज दोनों हो रहा है तो उसमें से आप पहचानिएगा कि कौन सा जाएगा, कौन सा किसमें जाएगा, हाइब्रिडेशन में। जो लोकलाइज है वो हाइब्रिडेशन में यूज करना है, अदरवाइज नहीं यूज करना है। तो लोकलाइज और डीलोकलाइज वाला मतलब मामला आप डन कर लियो। यहीं पर एक छोटा सा केस बताऊंगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर जीओसी वगैरह आगे बढ़ाएंगे ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे को वो जानना है ना, मैं कई सारे ऐसे एक आध एग्जाम्पल लिखूंगा ना। लोकलाइज और डीलोकलाइज नाइट्रोजन जल्दी से पहचान लीजिएगा। लोकलाइज कौन, जो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। डीलोकलाइज जो रेजोनेंस में जा रहा है। और रेजोनेंस में जाना आप जानते हो क्या सारी चीजें होती हैं, वो सारा ठीक है। फिर भी एक बार मैं सारे केसेस एक बार यहाँ पर रिपीट करूंगा मैं रेजोनेंस का। और यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बताऊंगा कायदे में, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में उतना अच्छे से नहीं, वहां तो एक दो एक स्ट्रक्चर केवल पूछ लेता है बस। यहाँ पर उसकी पूरी कुंडली चलेगी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताएंगे और उनकी स्टेबिलिटी का एक तरीका बताऊंगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का तरीका अलग होता है। इसके लिए भी अपने पास एक हथियार है, ब्रह्मास्त्र टाइप का। बट जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी बताएंगे तो वहां तो खैर ब्रह्मास्त्र लगाएंगे ही लगाएंगे। तो दोनों अलग कैटेगरी है, दोनों स्टेबिलिटी चेक करनी है, दोनों में अलग मामला है। कई बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आता है, बच्चा गलती से ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर देता है। तो ये मैं क्लियर कर दूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के लिए अलग हथियार है और जो डिफरेंट कंपाउंड है उनके लिए अलग है। तो पहचानना है कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का केस है या डिफरेंट कंपाउंड के केस हैं, तो जाकर के आप कर पाओगे। वो स्टेबिलिटी का मामला है, खाली स्टेबिलिटी समझ लेता है और कहीं भी कुछ भी लगा देता है। तो चलिए वो सारा जो हम लोग करेंगे वहां पे। फिलहाल अभी तो हम इंट्रोडक्शन चल रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में मैंने काफी कुछ हम लोगों ने देखा था। अब सवाल थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ना, हेडिंग ही डाल दो लोकलाइज एंड डीलोकलाइज लोन पेयर। हालांकि हिंट तो मैंने पहले से दे दिया है, पहले से हमने ऑपरेशन में यूज कर लिया है। लेकिन थोड़ा सा ना एक होता नहीं यूज टू कराने के लिए, यूज टू कराने के लिए इस टॉपिक से मैं अलग से हेडिंग डाल देता हूँ क्या, लोकलाइज लोन पेयर एंड डीलोकलाइज लोन पेयर। मैं लिखूंगा, आप समझ गए हो कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। मैं तो डीएलपी और एलएलपी एलएलपी लिखने वाला हूँ। बाकी आप अपनी मर्जी देख लो कि आप क्या लिखने वाले हो। आप लिखो कुछ भी, लेकिन समझ में आना चाहिए। पता चला कि हाँ कुछ दिनों बाद देखा कि डीएलपी हाँ मेरी कॉपी पे केमिस्ट्री में कैसे आ गया। तो ये डीएलपी डीलोकलाइज लोन पेयर है, कोई डेली लर्निंग प्रोग्राम वगैरह नहीं है। तुम बोले कि नहीं? ठीक है। हाँ हाँ, क्या जान रहे हैं? ये तो ऑलवेज मतलब रिमेम्बर्ड होना चाहिए, डेली बेसिस पे मामले नहीं है यहाँ पे। तो ये डीएलपी या एलएलपी क्या है, डिलोकलाइज लोन पेयर है। सचेते रहना है तुमको। लोकलाइज लोन पेयर मीनिंग भी समझते हो। डीएलपी मतलब लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, डीएलपी कहलाएगा। लोन पेयर विदाउट रेजोनेंस, लोकलाइज लोन पेयर। तो थोड़ा सा एक बार हिंट दे सकते हो कि लोन पेयर विद रेजोनेंस, लोन पेयर विद रेजोनेंस अगर आ गया, रेजोनेंस के साथ आ गया तो कौन बनेगा, डीएलपी। और लोन पेयर अगर क्या आ गया, विदाउट, विदाउट रेजोनेंस आ गया तो क्या बनेगा, एलएलपी बनेगा। विदाउट वाले में अगर रेजोनेंस में गया तो डीएलपी बना, विदाउट गया तो लोकलाइज लोन पेयर बना। चलिए एग्जांपल करते हैं। अब ये जानते हो जब बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो यहीं पर सबसे पहला अटैक करना पड़ेगा तुम्हें कि लोन पेयर की कैटेगरी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि लोन पेयर ही लुईस बेस होगा और लुईस बेस की बेसिक कैरेक्टर आपको देखनी होगी ऑर्गेनिक में। तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आएगा। तो लोकलाइज और डीलोकलाइज में सबसे पहला आप जानते हो कि रेजोनेंस में गया तो क्या, नहीं गया तो क्या। तो यहां पर मैं कुछ कंपाउंड्स आपके सामने लिख रहा हूं, जरा यहां पर सोच के बताइएगा। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये मैंने कर दिया। यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन लगाया है, यहाँ पर भी मैंने नाइट्रोजन लगा दिया है, इवन यहाँ पर भी मैंने नाइट्रोजन लगा दिया है। 3 जगह नाइट्रोजन दिख रहे हैं। और जहां जहां नाइट्रोजन ऑक्सीजन दिखेगा ऑर्गेनिक में, सल्फर वगैरह, लोन पेयर जरूर बनाना। लोन पेयर बनाने के बाद सोचना कि कौन सा लोन पेयर लोकलाइज है, कौन सा डिलोकलाइज है। तो नाइट्रोजन पे ही लोन पेयर होंगे और कहीं तो होगा नहीं। लोन पेयर कहाँ होगा, नाइट्रोजन पे होगा और कहीं तो होगा नहीं। तो आप चेक करिए, चेक करिए कौन सा लोकलाइज है, कौन सा डीलोकलाइज है। बताइए यहाँ पे लोकलाइज या डीलोकलाइज।
NH2 बना दिया, यहां पर भी मैंने NH2 जोड़ दिया, यहां पर भी मैंने NH2 जोड़ दिया। रुक जाओ, यहां पर NH जोड़ दिया। चलिए बताइए लोकलाइज या डिलोकलाइज लोन पेयर कौन कौन से हैं? सारे कंपाउंड में ये कुछ कंपाउंड्स लिखूंगा, लोकलाइज और डिलोकलाइज के बारे में आपको बात करनी है। यहां पर एक कंपाउंड में बनाने जा रहा हूं, यहां पर एक कंपाउंड बनाने जा रहा हूं, थोड़ा सा इसको सीरियसली देखिएगा। और स्ट्रक्चर भी आप बनाते रहिएगा, नहीं तो फिर कैसे, मैं बैठ के रेस्ट नहीं करने वालों में से हूं। ये इधर आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, चलो H लगा दिया। यहाँ पर भी 3 नाइट्रोजन आपको साथ में दिख रहे हैं। इनके भी नाइट्रोजन पे हमें बात करनी है कि लोकलाइज है या डिलोकलाइज है या क्या है, ये सारी चीजें इन पे भी बात करेंगे। एक स्ट्रक्चर में और बना दे रहा हूं, तो ये बेसिक ऑर्गेनिक के फंडामेंटल तरीके हैं। बाकी आप कितना भी वो या ऐसे वैसे पढ़ने से नहीं आएगी, ऑर्गेनिक को फेल ही नहीं कर पाओगे, इतनी सारी चीजें हैं। अच्छा, हर जगह नाइट्रोजन पे लोन पेयर है कि नहीं? 3 बॉन्ड बनाया है तो लोन पेयर रहेगा ना। चलिए सब पे लोन पेयर मैं मेंशन करने जा रहा हूँ। लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, इवन यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, सारे लोन पेयर मैंने बना दिया है। एक एक करके बताना, डीएलपी या एलएलपी, इसको बता रहा हूँ, डीएलपी या एलएलपी। आपको पता है ये पाई बॉन्ड है ना, ये पाई के बगल में लोन पेयर, लेकिन पाई के बगल उसी पे पाई बॉय है। तो जब पाई के बगल में लोन पेयर और उसी पे पाई भी हो जाए तो पाई पाई जाता है, लोन पेयर एलएलपी बन जाता है। ये लोन पेयर पाई के बगल में है डीएलपी, ये लोन पेयर डीएलपी, ये लोन पेयर एलएलपी, क्योंकि देख पाई के बगल वाले पे लोन पेयर है, उसी पर पाई भी है। तो जब पाई के बगल वाले पे ही एटम पे पाई भी हो, लोन पेयर हो, तो रेजोनेंस पाई पाई का होता है, लोन पेयर नहीं जाएगा। तो ये एलएलपी है, मतलब लोकलाइज लोन पेयर है। यहां देखो, ये रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, एलएलपी। यहां पर देख पाई के बगल में लोन पेयर जा रहा है, डीएलपी, और यहाँ पर एलएलपी। रेजोनेंस नहीं है, विदाउट रेजोनेंस है, तो ये एलएलपी हुआ। यहाँ पे बताओ एलएलपी रेजोनेंस में है क्या? नहीं है। अरे पाई पर ही है, रेजोनेंस में कहां जा रहा? पाई के बगल होता तो ना जाता। यहाँ वाला लोन पे है क्योंकि पाई के बगल वाले पे है, तो डीएलपी है। ये वाला लोन पे डीएलपी क्यों? क्योंकि पाई के बगल में है। तो ये ऐसे पहचानना पड़ेगा तुम्हें। ये वाला लोन पे ये वाला लोन पे पाई के बगल में है, रेजोनेंस में जा रहा है। और ये वाला लोन पेयर पाई के ऊपर ही है, पाई के बगल थोड़ी है, जिस एटम से पाई लगा है उसी पर है। तो वो कहां रेजोनेंस में जा रहा है भाई? जा रहा है क्या? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं जा रहा है, तो वो देख लेना एलएलपी है। तो डिलोकलाइज और लोकलाइज लोन पेयर आई थिंक अब आपको रोक नहीं पाएगा कोई पहचानने से, कि वो बताइए पहचान पाओगे कि नहीं, लोकलाइज या क्या डिलोकलाइज लोन पेयर। तो लोकलाइज और डिलोकलाइज लोन पेयर ना कोई भी पहचान लेगा, तो यहां से रिलेटेड अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लोकलाइज और डिलोकलाइज का एक केस एक मेरे को समझाना था, तो ये समझ जाइएगा। इसके आधार पे हम थोड़ी सी बातें करेंगे, जब हम स्टूडियो में जाएंगे वहां भी काम आएगा बहुत सारी चीजें। और जो पीडीएफ मैंने भेज रखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन के या हाइब्रिडेशन वगैरह के, कोई भी एग्जाम्पल किसी को नहीं समझ में आएगा तो ग्रुप में शेयर कर सकता है या मेरे से अलग से पूछ सकता है। किसी को रिप्लाई करना हो तो रिप्लाई कर सकता है, बस खाली क्वेश्चन का हालचाल लेना और एक दूसरे का नहीं, ग्रुप के अंदर, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर आपको जाननी थी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम थोड़ा सा आगे, हाँ जी बताइए सर। आपने लास्ट वाले नाइट्रोजन पे डीएलपी लिखा है, एलएलपी? डीएलपी है, वो डिलोकलाइज है। ओके सर। क्योंकि देखिए पाई के बगल जा रहा है ना लोन पेयर, रेजोनेंस हो जाएगा। पाई के बगल लोन पेयर जा रहा है तो रेजोनेंस हो जाएगा। तो फिर आप वहां समझ सकते हो कि क्या करना है, ठीक है। चलिए, और एक बात ये भी बताया था कि जब 2-2, 3-3 लोन पेयर हो तो रेजोनेंस में केवल एक पेयर जाएगा, बाकी दोनों पेयर नहीं जाएंगे। तो वो ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को। चलते हैं अब हम आपको लेकर के
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना अब फंक्शनल ग्रुप हेडिंग डालेगा क्या? फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अगला जो टॉपिक आएगा वो है फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं? सबको पता है कि जैसा नाम वैसा काम। यहाँ पर नाम के आगे इसके लगा फंक्शनल, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सारे फंक्शन कौन करेगा? यही फंक्शनल ग्रुप। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शन का क्या मतलब होता है? सारे रिएक्शन के लिए जिम्मेदार। रिएक्शन एक फंक्शन है और उसको रिएक्शन होता क्यों है? फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब फंक्शनल ग्रुप की डिफिनीशन क्या है कि ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या रिएक्शन के लिए एक्टिव साइट माने जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें आप डिफाइन कर सकते हो कि एटम आर ग्रुप ऑफ एटम। एटम आर क्या? ग्रुप्स ऑफ एटम which is responsible for, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? केमिकल रिएक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या? केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड, एफजी लिख रहा हूं मैं फंक्शनल ग्रुप को, इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप ही क्या होते हैं? किसी रिएक्शन की रिएक्टिव साइट बोले जाते हैं। मतलब अगर कोई बोले कि फंक्शनल ग्रुप है ना, वो रिएक्शन की कौन सी साइट है? रिएक्टिव पार्ट है उस मॉलिक्यूल का या रिएक्टिव साइट ऑफ मॉलिक्यूल। तो रिएक्टिव साइट ऑफ मॉलिक्यूल बोला जाएगा उस मॉलिक्यूल के अंदर। अगर कोई रिएक्टिव साइट है तो उस रिएक्टिव साइट को हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल होगा रिएक्शन के लिए, वही रिस्पॉन्सिबल होगा रिएक्शन बोले तो केमिकल रिएक्शंस के लिए। तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन। तो फंक्शनल ग्रुप रिएक्टिव साइट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इनको थोड़ा सा और तरह से समझा देता हूं कि फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बैकबोन हमने बनाई थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या बनाई थी? बैकबोन। तो देखो जरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बैकबोन था ना, बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बैकबोन था वो क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बैकबोन था वो हेलोचनॉप्स। हेलो मतलब हेलोजन था, समझ जाना, CHNOPS। हेलोचनॉप्स में ध्यान से सुनना, इनमें से मैंने बोला था कुछ थे हमारे हेटेरोएटम, कुछ थे हमारे हाइड्रोकार्बन। याद है? कार्बन हाइड्रोजन को हम इकट्ठा करते थे, इनको बोलते थे हाइड्रोकार्बन, और दूसरे वाले पार्ट को सबको इकट्ठा करते थे हेटेरोएटम। यहाँ पर हमारे पास हेटेरोएटम है। हेटेरोएटम में कौन आएगा? चुनाव से CH निकाल दिया तो यहाँ बचेगा हेलोनॉप्स। हेलो क्या? केवल हेलोनॉप्स बचा। अनहाइड्रोजन में आपको पता है FCl और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर, ये सब क्या है? हेटेरोएटम, जिसको बोलते हैं एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। और कार्बन हाइड्रोजन को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन पार्ट बोलते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है और एक हमारे पास हो गया हेटेरोएटम वाला पार्ट। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बैकबोन है ना, उनको हम दो पार्ट में बांट लिए, एक तो हाइड्रोकार्बन, दूसरा हेटेरोएटम। तो जो हाइड्रोकार्बन है इसके अंदर फर्दर दो कैटेगरी बना सकते हो आप। हाइड्रोकार्बन में दो कैटेगरी बना सकते हो, एक तो सिंपल एल्केन वाला जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं, और एक आता है कि जब कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन, तो अगर वो एल्कीन एल्काइन है ना तो इनको भी बोलेंगे हम फंक्शनल ग्रुप। और सारे हेटेरोएटम जो है वो तो फंक्शनल ग्रुप होते ही हैं। तो इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे कैसे? एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एल्कीन में ये ईन है और एल्काइन में आइन। तो एल्काइन है और ये कौन है? ईन। ये और या कोई भी हेटेरोएटम हो या उसका ग्रुप हो, सारे क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो हेटेरोएटम या इसके ग्रुप क्या कहलाएंगे? फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो एल्कीन एल्काइन है ये भी किस कैटेगरी में आएगा? फंक्शनल ग्रुप में। हेटेरोएटम वाले भी किस में आएंगे? फंक्शनल ग्रुप में। तो ऑर्गेनिक वो तो डिफिनीशन थी कहां, जो रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या रिएक्टिव साइट होता है मॉलिक्यूल का, वो फंक्शनल ग्रुप होता है। लेकिन तुम शक्ल देख के कैसे पहचानोगे? अगर कोई एल्कीन या एल्काइन है, पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, तो वो भी फंक्शनल ग्रुप में आएगा। अदरवाइज हेटेरोएटम या उसके ग्रुप तो आएंगे ही आएंगे, सारे आएंगे कि नहीं आएंगे?
तो इसका मतलब है कि कभी भी फंक्शनल ग्रुप को अलग से तुम्हें निकालना हो, कोई अगर पूछे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, अगर तुम चाहते हो अलग से निकालना, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में क्या लिख सकते हो बताओ। अब यहाँ से फंक्शनल ग्रुप को अगर मैं समराइज करूं तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे। एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड या ट्रिपल बॉन्ड वाले, बोले तो इन और कौन, आइन। ये या फिर हेट्रोएटम या ग्रुप ऑफ हेट्रोएटम, या तो हमारे पास कौन हो, हेट्रोएटम हो, हेट्रोएटम जानते हो आप कौन है, या इसका क्या हो, ग्रुप्स ऑफ हेट्रोएटम। तो बताओ आप पहचान लोगे, शक्ल देख के तुरंत ही पहचान लोगे कि नहीं, ग्रुप्स ऑफ हेट्रोएटम। हेट्रोएटम के क्या ग्रुप अगर दिख जाए तो वो भी फंक्शनल ग्रुप है, हेट्रोएटम खुद फंक्शनल ग्रुप है, हेट्रोएटम भी क्या है फंक्शनल ग्रुप, उसके ग्रुप भी क्या है फंक्शनल ग्रुप, एल्कीन एल्काइन भी क्या है फंक्शनल ग्रुप। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप शक्ल देख के पहचान लोगे, एल्कीन एल्काइन भी फंक्शनल ग्रुप है, हेट्रोएटम भी। अब हेट्रोएटम के एग्जांपल, जैसे मान लो कहीं पर कौन जुड़ा हो, क्लोरीन, कहीं पर क्लोरीन जुड़ा हो, कहीं पर ब्रोमीन, कहीं पर आयोडीन, कहीं पर कौन जुड़ा हो सल्फर। तो सल्फर अकेले तो आएगा नहीं क्योंकि दो बॉन्ड वाला है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, अकेले तो आएगा नहीं। तो ये तो सिंगल एटम वाले हो गए जो सिंगल ही ऐसे जुड़े रहेंगे। तो हेट्रोएटम में ये सब आ गए। ग्रुप में कौन कौन से आएंगे, ग्रुप में जैसे ऑक्सीजन आएगा तो OH बन के आएगा, ऑक्सीजन आएगा तो OR बन के आएगा, कोई अल्काइल से जुड़ा हुआ आएगा ऐसे। अगर डबल बॉन्ड से वो आएगा ऐसे, ऐसे भी आएगा। तो ये सब हमारे क्या है, हेट्रोएटम का ग्रुप है ना भाई। या नाइट्रोजन आएगा तो नाइट्रोजन ऐसे NH2 बन के आ जाएगा, या NO2 बन के आ जाएगा, या नाइट्रोजन अकेले आ जाएगा ऐसे 3 बॉन्ड के साथ। नाइट्रोजन ऐसे भी आ सकता है, याद है, ऐसे भी आ सकता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी आ सकता है, 3 बॉन्ड बनाना है कैसे भी बनाएगा। ये सब हेट्रोएटम के ग्रुप है ना। जो हेट्रोएटम के ग्रुप है वो सब किस में जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप है। कोई ऐसे बोल दे SH, S के साथ इधर भी अल्काइल अल्काइल, SO2 के साथ अल्काइल जोड़ दें, SO3H जोड़ दें, COOH जोड़ दें, COR जोड़ दें, CONH2 लगा दें, COCl लगा दें। ये सब क्या दिख रहे हैं तुम्हें, ग्रुप ऑफ हेट्रोएटम दिख रहे हैं कि नहीं। हेट्रोएटम जरूरी नहीं अकेले आए, ग्रुप बना के भी आ सकता है। अब उस ग्रुप में कोई भी आए लेकिन वो हेट्रोएटम हो दिखना चाहिए उसके अंदर। तो जब भी कोई हेट्रोएटम दिखे तुम्हें, या फिर उनका क्या दिखे, ग्रुप दिखे, सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, सारे ही फंक्शनल ग्रुप हैं। जब भी कोई ग्रुप ऐसा तुम्हें फील हो, और सारे ग्रुप को भी तुम्हें ओपन करना भी सीखना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप है। SO3H है, COH है, COR है, CONH2 है, COCl है, ऐसे में। एक और आता है एनहाइड्राइड बोलते हैं इनको, CO दे, 2 CO रहेगा, CO का ट्वाइस O लिखा रहेगा, CO का ट्वाइस क्या O लिखा रहेगा। ये भी एक ग्रुप है। इसको थोड़ा सा भी, सारे ग्रुप को मैं ओपन करूंगा अभी। या इसी को एक और तरीके से लिखा जाता है, 2 CO O से जुड़े होंगे तो ऐसे O बनाना, एक CO इधर है और एक CO इधर बना देना। बताइए 2 CO O से जुड़े हैं कि नहीं। जब 2 CO O से जुड़े हो तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, एक ये भी हेट्रोएटम का एक बंच ग्रुप है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो तुम्हारे जो सिलेबस में है वो सारे फंक्शनल ग्रुप इस तरह से मैंने लिखे हैं। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपके सामने देख रहे हैं, इनको ध्यान से देख लो। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप है। मतलब फंक्शनल ग्रुप को बहुत सिंपल पहचानना है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देख गया तो है ये, साथ में कोई भी हेट्रोएटम अकेले आ जाए या किसी के साथ आ जाए, बहुत सिंपल डिफिनीशन है। अकेले आ जाए कोई हेट्रोएटम, अकेले सारे लोग भी घिस करते नहीं है, कुछ ही लोग घिस करते हैं जैसे हाइड्रोजन है। बाकी कोई भी अगर आएगा तो किसी न किसी के साथ आएगा, जैसे O आ गया OH के साथ OR, या डबल बॉन्ड O के साथ आ गया ऐसे। ऐसे नाइट्रोजन के आने के बहुत सारे तरीके हैं, कभी H के साथ आ गया, कभी ऑक्सीजन के साथ आ गया नाइट्रोजन, कभी अकेले आ गया, ये जो अमाइन बनाते हैं, कुछ भी आ सकता है। ऐसे सल्फर है तो तुम्हारे पास 2 एक C 2 ऑक्सीजन है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप हमारे हैं। ये सारे फंक्शनल ग्रुप को आप पहचान जाओगे, पहचान गए सबको। तो एक एक ग्रुप को थोड़ा सा ओपन करना सीख लो, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स अगर ओपन नहीं दिखेंगे ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो फिर तो हमारी जय जय हो चुकी फिर। इसलिए ना इनको ओपन करना सीखो, और हो सके तो थोड़ा थोड़ा करके इनके नाम को भी याद करते चलो, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनके कुछ कॉमन नेम अपने होते हैं।
अगर वो ये यहाँ पर बैठ के एक दिन में याद नहीं होगा, वो ऐसे थोड़ा थोड़ा देखते जाना। अच्छा, सीवेज को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, OH को एल्कोहल बोलते हैं, ऐसे टाइप का, ठीक है। तो वो चलिए, अच्छा बता रहा हूं, ग्रुप ऑफ हेटेरोएटम में अगर कहीं पर OH लिखा है तो इसको कैसे ओपन करेंगे? O से कौन जोड़ेंगे? O, H, और O के पास कितने लोन पेयर आएगा? ये सब तुम्हें फील करना है। बोला था जितना जब जब हेटेरोएटम आए तो लोन पेयर जरूर सोचना है। ऑर्गेनिक तब पल्ले पड़ेगी। खाली जो देखेगा OH है, लोन पेयर नहीं इमेजिन कर पाएगा तो उसको रेजोनेंस को दिखेगा ही नहीं, सारी कहानी पलट जाएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल सावधानी बरतनी है। सब एकदम हवा में निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस भी लेने हैं। ये OH का हो गया। मान लो O से CH3 जुड़ा है, सॉरी ये तो मैंने ओपन ही कर दिया। अगर वो लिखा है OCH3, कहीं पर ऐसे लिखा है क्या? OCH3 लिखा है, तो तुम्हें ओपन करना आना चाहिए कि O से साथ कौन जुड़ा होगा? C, और C से कौन जुड़ा होगा? 3 हाइड्रोजन, और O पे क्या आएगा? 2 लोन पेयर। ऐसे तुम्हें फील करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे मान लो सल्फर आ गया, SS ग्रुप आ गया, तो यहाँ से सल्फर, सल्फर से H, कितने लोन पेयर? 2। ऐसे मान लो S से CH3 जुड़ा है, तो कैसे बोलोगे? S से कौन? CH3। सल्फर पे कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। तो ऐसे थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए इस ग्रुप को ओपन करने का। उसके बाद कहीं पर आ गया NO2, NO2 को कैसे ओपन करते हैं? तो पहले से आप जानते हो, बॉन्डिंग में भी ऐसे ओपन करते हो कि नहीं? क्या नाइट्रोजन पे लोन पेयर दिखेगा कि नहीं? क्या नाइट्रोजन पे लोन पेयर दिखेगा कि नहीं? नहीं दिखता है। लोन पेयर ही तो कोऑर्डिनेट में चला गया है। NH2 कैसे बनाएगा? नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, उसके बाद 3 बॉन्ड बनाते, लोन पेयर बना। नाइट्रोजन 4 बनाता है तो लोन पेयर नहीं बचता है। ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट बनाया तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 4। 4 में कहा नाइट्रोजन पे लोन पेयर दिखेगा भाई? देखिए NH2 में दिख रहा है। ऐसे आ गया NaCH3 आ जाए तो इसको कैसे ओपन करेंगे? नाइट्रोजन लिखेंगे एक तरफ H, एक तरफ CH3। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया तो लोन पेयर दिखेगा तुम्हें ऐसे, बाकायदे तुम्हें ऐसे देखना पड़ेगा। और जब ऐसे देखना आ जाए तो समझ जाना कि थोड़ी सी ऑर्गेनिक की स्पीड बढ़ा पाओगे। यहाँ देखना, नाइट्रोजन से हमने 2 बार CH3 का ट्वाइस लिखा है। इसका मतलब उसी नाइट्रोजन से कितने CH3 जोड़ने हैं? 2। उसी नाइट्रोजन से 2 CH3 जोड़ने हैं। और नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाया? 2। तो लोन पेयर बचेगा कि नहीं? बचेगा। ऐसे ग्रुप आपको दिखेंगे, थोड़ा सा इनको ओपन करने आना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंबाइन करके लिखेगा, तुम्हें खेलना पड़ेगा। NO2, NH2, NaCH3, N से 2 बार CH3। अच्छा, एक जो डैश करके लिखा है वो एक बॉन्ड है, वो किससे जुड़ा होगा? किसी मेन चेन से। तो जो बचेगा उसको ओपन करना है। बाकी एक बॉन्ड तो किसी न किसी से जुड़ा ही होगा, तो वो तो चला जाएगा कनेक्शन में। जो बचेगा उसको ओपन करना है। तो ये सारे ग्रुप ओपन कर लिया कि नहीं? और भी बहुत सारे ग्रुप हैं, इनको ओपन करते चलिए बगल में। जैसे किसी ने लिखा CHO को ओपन करिए, कैसे ओपन करेगा? कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। कहीं पर आ जाए CO CH3 आ जाए तो इसको कैसे ओपन करेगा? कहीं पर आ जाए COH तो इसको कैसे ओपन करेगा? कहीं पर आ जाए COR, कोई एल्काइल आ जाए तो इसको कैसे ओपन करेंगे? कहीं पर आ जाए CONH2 तो इसको कैसे ओपन करेंगे? कहीं पर आ जाएगा COX बोले तो हैलोजन, बोले तो ClBr कुछ भी, तो कैसे ओपन करेंगे? तो चलिए इनको पहचानिए। CHO को ओपन करने का मतलब C से डबल बॉन्ड O और H। CO CH3 में एक कार्बन है तो ऑक्सीजन और एक तरफ CH3 जोड़ेगा। CH3 केमिकल बॉन्डिंग से बताया था, CH3 सिंगल बॉन्ड चाहिए होता है और ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए होता है। COH में एक ऑक्सीजन, अच्छा जब OH होता है तो उसको सिंगल चाहिए होता है। एक ऑक्सीजन को डबल, एक OH को सिंगल। OH में Hb किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से, बोले तो सिंगल बॉन्ड से। तो इसको और भी ओपन कर लो। यहाँ भी लोन पेयर और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बनाया है तो 2 लोन पेयर। यहाँ पर भी ऑक्सीजन डबल बनाया है, 2 लोन पेयर। यहाँ पर भी 2 लोन पेयर। ये इमेजिन करने आना चाहिए। इसलिए बोला था ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गेम शुरू ही होता है बॉन्डिंग से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चा सोचता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा वो कंपाउंड है क्या? हाँ ठीक है, 10th में सर ने बताया था, याद कर लेते थे तो हो तो गया था रिएक्शन। तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पलट जाएगी दुनिया आपकी पूरी। ठीक है, तो देख लो जरा। चलिए अब इसको सीखने के लिए मेरे साथ ही खड़ा होना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ पर O और O से R, एक तो डबल से जोड़ना और उसके बाद OR से ऑक्सीजन जब भी डबल बॉन्ड बनाता है तो 2 लोन पेयर छोड़ता है। CONH2 में एक फिर से वही डबल बॉन्ड O और एक बनेगा O। रुक जाओ, गलत लिखा है, एक ही वो होता है CONH2 में।
CONH2 होता है, एक O और इधर से N और उस N से 2 हाइड्रोजन। याद है एमाइड बोले थे नहीं इसी को, कि CO से जब N जुड़ता है तो एमाइड कहलाता है। और यहाँ ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया तो 1 लोन पेयर, ये बनेगा। COCl में C से डबल बॉन्ड हो, इधर Cl आपको पता है 1 बॉन्ड बनाता है, 3 लोन पेयर बचाता है, क्योंकि 7 बनते हैं, 1 बॉन्ड में गया 6 इलेक्ट्रॉन बचा। ऑक्सीजन पे 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बॉन्ड बनाया है तो 4 बचेगा, बोले तो 2 पेयर बचेगा। हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे में सर एक और वो ऑक्सीजन एक आ ऑक्सीजन गई। एक्स्ट्रा है, गलत लिखा हुआ है भाई, फूल गलत लिख देता है। COCl है। अरे तो भागे लगे थे तो यहाँ पर SO3H है। SO3H में एक सल्फर सेंट्रल एटम, वो देखना यहाँ पे H है तो O से जुड़ेगा, तो एक तो OH बॉन्ड होगा, बाकी तो ऑक्सीजन को कैसे जोड़ना होता है? डबल से, और OH को सिंगल से। जहां जहां ऑक्सीजन 2 बनाएगा दुनिया में 2 लोन पेयर बचेगा। ये इस तरह से SO3H को भी आप सोचोगे। यहाँ पे कभी किसी से CO- लगा हो तो कैसे बनाओगे? O पर माइनस, बताया था माइनस सिंगल बॉन्ड चाहिए होता है, और नॉर्मल ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड, ये ऐसे बनेगा। ऑक्सीजन है तो आपको पता है कि लोन पेयर बचेंगे, डबल बॉन्ड वाले को 2 लोन पेयर बचेगा, सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर, क्योंकि O पर माइनस मतलब 7 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है? 6, 1 माइनस आया 7 में से 1 बॉन्ड बना, बचा कितना? 6 मतलब 3 पेयर। बॉन्डिंग ही तो है, कुछ थोड़ी अलग से करना है। तो इनको पहले ग्रुप को ओपन करना सीखो, तब थोड़ा सा ऑर्गेनिक को यूज टू कर पाओगे कि कहाँ लोन पेयर है सर, कहाँ किस पर है, कितना लोन पेयर है, क्या हाइब्रिडेशन है सर। पता चला वहां लोन पेयर उन पर दिख ही नहीं रहा, हाइब्रिडेशन निकल नहीं रहा, और हाइब्रिडेशन निकल नहीं रहा, मैंने बोल दिया बेटा यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp2 है, बच्चा देगा कहाँ sp2 है, क्योंकि वो लोन पेयर देख नहीं पा रहे हैं। तो लोन पेयर जब तक आप नहीं देख पाओगे ना, फिर आप ऑर्गेनिक में ना बहुत सारी दिक्कतें करोगे, बहुत ही सारी। यहाँ तो लोन पेयर की दूर की बात है, आपको तो बैक एंड ऑर्बिटल तक देखना पड़ेगा, और ट्रिक बताया था बैक एंड ऑर्बिटल का भी देखने का। बॉन्डिंग में बोला था अगर वो सेकंड पीरियड का है, 4 बॉन्ड नहीं बनाया है, तो मान लेना 1 बैक एंड ऑर्बिटल, लेकिन अगर वो थर्ड या उससे बड़ा पीरियड का है तो आंख बंद कर लेना, बोल देना काम बैक एंड ऑर्बिटल होगा ही होगा, ऊपर वाले ने परमिशन दिया होगा। सेकंड पीरियड में दिमाग लगाने को बताया था कि सेकंड में अगर वो ऑक्टेट नहीं बनाया तो होगा, ऑक्टेट बना लिया तो नहीं है, लॉजिक दिया था, ठीक है। लेकिन अगर थर्ड पीरियड या उससे बड़े पीरियड का एलिमेंट है तो अंडरस्टूड है, बैक एंड ऑर्बिटल निकालने की जरूरत नहीं है, उसके बाद बैक एंड ऑर्बिटल है, ठीक है। बहुत सारे केसेस तुम्हें काम आएंगे, नहीं तो तुम यहाँ रेजोनेंस और ये प्लस आर माइनस आर बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पर हैं, एक भी नहीं कर पाएगा, और सब मेकिंग है, याद कुछ नहीं आएगा, लेकिन लगेगा, अगर सामने नजर आएगा तो लगेगा नहीं ये मेरे को आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो। चलिए, तो कुछ मैंने फंक्शनल ग्रुप को आपके सामने रखा है, एक आध फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे बढ़ा सकते हो, बढ़ा लीजिए जल्दी से। CN अगर लिखा है तो कैसे ओपन करेगा? C और N, तुम्हें पता है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पे। अगर मैं ऐसे लिख दूं NC तो कैसे बनाएगा NC को? नाइट्रोजन लिखेगा, कार्बन लिखेगा। अगर मैं डबल जोड़ता हूं तो नाइट्रोजन तो खुश हो गया, कि नाइट्रोजन कहेगा मेरा 5 था, 3 बॉन्ड बना लिए हैं, खुश हो जाएंगे। कार्बन बोलेगा मैं तो 4 बॉन्ड बनाता हूं, तुमने तो मेरा 2 ही बनाया है, 2 किसी और से बना रहा है, प्रॉब्लम है कि नहीं? कोऑर्डिनेट क्यों भाई, ये प्रॉब्लम है। तो सुन लो पहले, जब ऐसे बनाओगे तो नाइट्रोजन खुश हो जाएगा, 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर दिखेगा। कार्बन कहेगा अभी भी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि मेरे पास 4 था, मैंने 2 बॉन्ड बनाया है, 1 रखा हुआ हूं, लेकिन फिर भी अभी 2 और चाहिए। तो तुरंत यहीं से कोऑर्डिनेट मारेगा, ये यस सर, कोऑर्डिनेट मारेगा तो नाइट्रोजन का कुछ बिगड़ेगा नहीं, कार्बन का भला हो जाएगा। देखो ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यही होता है कि अगर हम लोन पे डोनेट कर रहे हैं तो हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है, और सामने वाले का भला हो जाता है, यानी उसकी डिमांड यानी ऑक्टेट पूरे हो जाता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे तो क्या लोन पेयर यहाँ दिखाना जरूरी है, घटाना है? या वही लोन पेयर तुम्हारा कोऑर्डिनेट में ही तो गया था, तो आपको लोन पेयर वहां से हटा देना, वो लॉजिक दे रहा था मैं।
कि लोन पेयर ही कोऑर्डिनेट में वहां जाएगा। नाइट्रोजन पे लोन तो पेयर ये अब ना अब कार्बन खुश हो गया, NO2 में कार्बन खुश हो जाएगा भैया। कार्बन के पास कितने थे? या 4, 2 बॉन्ड बनाया प्योर 6 और 2 ले लिया कोऑर्डिनेट से 8, वो तो गया इसका ऑक्टेट, वो तो गया ऑक्टेट। अच्छा इसी को एक और तरीका बताया था, कोऑर्डिनेट को तोड़ के लिखना सिखाया था यस सर माइनस प्लस में। अगर हम कोऑर्डिनेट को तोड़ दें तो क्या ये स्ट्रक्चर सही है? बोला था कोऑर्डिनेट को तोड़ते हैं तो डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस और कोऑर्डिनेट को सिंगल बॉन्ड बना देते हैं। क्या ये सही है कि नहीं? एकदम सेम सही है, बोथ आर करेक्ट। कोऑर्डिनेट को तोड़ते हैं एक सिंगल कोवेलेंट में, बट हेड पे क्या होना चाहिए उसके? माइनस और टेल पे प्लस, ऐसे। तो ये भी सही है और सेटिस्फाइड भी है। देखो ना, नाइट्रोजन 4 बनाता तो प्लस आना चाहिए कि नहीं? मान लो, देखो मेरी बात मानो ही मत, आप ऐसे सोचो, मेरी बात मानो मत, आप ऐसे ही सोचो, लेकिन वो भी तो मैंने ही बताया था तो मानना तो पड़ेगा ही। ठीक है, सुन लो पहले, ये देखो हमने बोला था ना कि चलो इसको खुश करते हैं। मान लो ऐसे आपने बना दिया तो आप सोचो करिए यार नाइट्रोजन तो 4 बना लिया, तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, प्लस लगा दें, खुश हो जाएगा ये। कि पता है ना तुम्हें फार्मल चार्ज कि नाइट्रोजन जब 4 बनाता है तो प्लस आना चाहिए, कार्बन जब 3 बनाता है तो माइनस आना चाहिए। हम दोनों को खुश कर देंगे फार्मल चार्ज लगा के, हो गया। कोऑर्डिनेट को तोड़ोगे तब भी यही पहुंचेगा, बात तो एक ही है ना। तो स्ट्रक्चर के साथ थोड़ा सा खेलना आना चाहिए आपको, तो आप खेल जाओगे कि नहीं? अच्छा चलिए, सर 2-4 और एक तो ऐसे ही कोई क्रिएटर आया है सूर्या कुमार, वो ऐसे ही वर्ड वालों को हिला के रख दिया कि उसको तो लोग समझ ही नहीं रहे कि वो तो हर मतलब बिरादरी आदमी ही है। ज्यादा हो पे सूर्य कुमार यादव उसको तो लोग सोच रहे हैं पता नहीं कहाँ से आया हो यार, वो क्या कर रहा हो, क्योंकि आज तक मतलब इतना खतरनाक प्लेयर मतलब मैंने भी नहीं देखा था। कहीं भी घूम घूम के मार रहा, 4 से किसी को कुछ नहीं। कुछ लोग तो सोच रहे हैं, कुछ लोग तो सोच रहे हैं उसके बल्ले को चेक कराओ, कुछ है तो नहीं अंदर कुछ भी। सुनो भाई, ध्यानचंद भी मारा था कि उसको जो ब्रिटेन के नहीं थे राजा के जर्मनी का। बस करो आप, बस करो अब यार। यार मैंने कुछ पूछा नहीं था, काहे बता रहे हो? मैंने तो सिर्फ बोला था, तुम बताने लग गए ध्यान हो गया। चलिए अब देखिए ध्यान से सब लोग, हाँ बोल दो। ये सुनो भाई, फंक्शनल ग्रुप जो है ना, ओपन करना थोड़ा सा सिखा दिया, एक आध और बच्चे हैं वही एनाहाइड्राइड वाला। तो ये देखो जरा, अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाए, CO का होल ट्वाइस O लिखा हो, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर सकते हो। कैसे? तो इसका क्या मतलब हुआ? CO होल ट्वाइस O का क्या मतलब हुआ? ऑक्सीजन से तो CO जुड़ेगा, तो ऐसे बीच में ऑक्सीजन रखो, एक CO लेफ्ट में एक CO, ये है इसको ओपन करना। और ऑक्सीजन जब भी डबल बनाता है तो आपको पता है ये केस दिखते हैं। कई लोग इसको ऐसे भी घुमा के लिख देते हैं, तो ये लिखने का है, ये कोई शेप नहीं है कि सीधा दिखेगा टेढ़ा दिखेगा। बॉन्ड सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। क्या ये नहीं सही है क्या? सही है सर। ये भी सही है, वही सेम चीज है, वही सेम चीज है। कहाँ एक बन टोटल 2 बना रहा है ना, ऑप्शन कितने बनाता है? 2 थे। या O पर माइनस होगा तो ऐसे दिखाया जाता है। एक अब अगर ऐसे दिखा दिए तो वो डबल हो गया ना, एक सिंगल थोड़ी है वो, ऑक्सीजन डबल बना रहा है। माइनस आता तो किसी एक ही साइड जुड़ा रहेगा एक सिंगल बॉन्ड से। इसको ये फंक्शनल ग्रुप है तुम्हारे, ग्रुप ऑफ हेटेरोएटम है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे लिखे, ऐसे ऐसे कोई भी है, तीनों सही है, बट यहाँ पर हमने थोड़ा ओपन करके लिख दिया है। इसको बोलते हैं ना एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड का एनहाइड्राइड है, बहुत इंपॉर्टेंट। या एसिड का क्या है? एनहाइड्राइड है। हो गया ना भाई? चलिए तो शुरू करते हैं ना। अब जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ना,
फंक्शनल ग्रुप के, अच्छा पहले तो हमने हाइब्रिडेशन बताया, एक बेसिक बताया। अब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में धीरे धीरे करके लेके चलूंगा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की तरफ। अच्छा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की तरफ जब हम जाएंगे, देख आईपीएससी 2 महीने 3 महीने भी हम पढ़ा देंगे, रेयरली कभी कभी एक आध नंबर का आ जाता है, वो भी फिक्स नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि अब टाइम बदल गया है। अब वो एक छोटा सा आईपीएससी दे देगा और उसी में गलती करा देगा और हम बड़े बड़े सीखते रह जाएंगे। तो ये खत्म होने वाली चीज नहीं है, बहुत लेंदी होता है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाएगा, बाकी ऑर्गेनिक का जो मेन बैकबोन होगा हम उसको करेंगे इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा आईपीएससी नेमिंग का तरीका बता देंगे और आप उसमें करते जाइएगा, पूछते जाइएगा, हम हिंट देते जाएंगे। तो पहले इसका एक प्लान बनाएंगे और आईपीएससी नेमिंग की तरफ बढ़ने से पहले हम सारे फंक्शनल ग्रुप को ना बाय नेम थोड़ा जानेंगे। अभी तो हमने फंक्शनल ग्रुप को ओपन करना सिखाया था, अब हम फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे, थोड़ा बाय नेम भी जानेंगे, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करने से मतलब एक फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो लिखो नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के थोड़े नेम पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप आईपीएससी में यूज किए जाएंगे और इनका सफिक्स और प्रीफिक्स सब कुछ लिखा जाएगा। तो सबसे पहला है ना, सबसे पहला है नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करने जा रहे हैं, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सुनो भाई, आवाज नहीं यार, बकवास कर रहे हो तुम लोग, है ना, याद नहीं कर पाओगे बेटा, थोड़ा सा सीरियस रह के सीखने की कोशिश करो ऑर्गेनिक, है ना। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो समझ रहे हो ना, बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। और इतना सिस्टमेटिक और सस्ता टिकाऊ मेथड से अगर नहीं समझ पाया ना, तो कभी चैलेंज लेके देखो मेरी बातों का, फिर घूमते हुए फिरेगा, ठीक है। इस चैनल के सामने, उस चैनल के सामने, कोई अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, यही करोगे फिर, सही बता रहे हैं। नहीं तो थोड़ा सीरियस हो जाइए, और कम टाइम है, बचा हुआ टाइम कम है, और ऑर्गेनिक होती है बहुत ब्रॉड, तो कोशिश करिए मेरी स्पीड बढ़े और कंटेंट बढ़ जाए, ये आपके ऊपर है। नहीं तो ये तो खत्म करने का तो 20 दिन के अंदर ऑर्गेनिक समेट दिया जा सकता है। ये ऑर्गेनिक खत्म कर तभी बैच अलग करें, देख लिए कमेंटो में लिखा है 20 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, अपने हिसाब से बोल दिया, दूसरे के हिसाब से देखें तो बस। क्या पूछो सर, पूरा जनवरी से ज्यादा ले जाएंगे क्या? सुन लो जरा, कहीं सर तो बड़ी आफत तो कहीं यार खत्म हो गया यार। बस करो, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप समझो जरा। अगर हम फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग में जाएंगे ना, तो फंक्शनल ग्रुप के ना 2 नाम पढ़ेंगे अभी हम क्या करने जाएंगे, एक एक करके प्रीफिक्स और सफिक्स नाम बताएंगे, बाद में हम आईपीएससी में इसको यूज करेंगे। अब ये कहां से आया, कैसे आया, ये आपको पता है। आईपीएससी यूनियन के जो बाउजी लोग हैं ना, साइंटिस्ट लोगों का जो पैनल है ना, वो इकट्ठा होकर के कोई नाम वेरीफाई करता है, फिर उस पर लग जाता है यही चलेगा, वही पब्लिश होता है, वही अगर एग्जाम में आते हैं वही सच माने जाते हैं। बाकी आप अपना कुछ भी बनाओ, नहीं मानेंगे नहीं मत मानो, ठीक है। ऐसे कैसे हो गया, आप ढूंढते रहो, ठीक है। तो ये जो नाम है ना, जैसे आपका नाम रख लिया गया कोई भी XYZ, अब हम नहीं बदल सकते उसको, हमें वही मानना है, हमें वही नोट करना है। हम कुछ भी बोले नहीं तुम्हारा नाम मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वही है, अगर आईपीएससी में जो भी इनके सफिक्स और प्रीफिक्स नेम अलॉट किए गए हैं, वो नाम ही हमें मानना है। तो चलिए, इनके नाम आपको याद करने होंगे, आप 10th क्लास में भी याद करते हो, आप 5-6 ग्रुप का याद करते हो, यहाँ थोड़ा बढ़ जाएंगे, यहाँ थोड़े बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप में ना, अगर मैं नेमिंग की बात करूं तो मैं 2 नाम लिखूंगा एक फंक्शनल ग्रुप का। इधर मैं लिखूंगा फंक्शनल ग्रुप, इधर मैं फंक्शनल ग्रुप का एक कॉमन नेम चलेगा, फंक्शनल ग्रुप नेम लिख दीजिए। नेम का मतलब है कि जनरल नाम होगा जो, और एक होगा यहाँ पर कौन सा, सफिक्स नेम, एक होगा यहाँ पे सफिक्स नेम चलेगा, और यहाँ पर एक चलेगा प्रीफिक्स नेम। बाकी मैं कई सारे प्रीफिक्स नेम खुद बनाना सिखाऊंगा, कि एक प्रीफिक्स नेम को जोड़ जोड़ करके हम कई सारे नए प्रीफिक्स नेम बना सकते हैं। वो सब तो खैर मतलब एक जुगाड़ होगा, आइडिया होगा, मैं दूंगा। पहले तो एक कॉमन पहले तो कर लेते हैं। सुनना, फंक्शनल ग्रुप में अगर मैं बात करूंगा ना, आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप में अगर हम बात करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इनको दुनिया जानती है एल्कीन, जनरल नाम होता है एल्कीन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जानते हैं तो दुनिया जानती है एल्काइन, ठीक है। सफिक्स नेम में इन, सफिक्स नेम में आइन, इनका प्रीफिक्स
ये प्रीफिक्स में उस तरह से नहीं आते हैं। बाकी जब हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे तो मैं वहां बताऊंगा। अगर ये चेन का पार्ट बन गया है तो ये सब प्रीफिक्स में नहीं जाता है। मेन चेन सेलेक्ट करेंगे जब नेमिंग के लिए ना, तो अगर ये मेन चेन के अंदर चला गया है तो ये प्रीफिक्स में होता ही नहीं है, इसलिए डैश लगा दिया, एग्जिस्ट नहीं करेगा प्रीफिक्स नेम। लेकिन जब ये चेन के साइड में जाएगा तो ये साइड बनेगा और साइड में जाने वाला प्रीफिक्स होता है, तो वहां पर मैं प्रीफिक्स नेम को अलग से कराऊंगा। ये फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो फंक्शनल ग्रुप का यहाँ इन और आइन सफिक्स नेम में जाएगा, प्रीफिक्स नेम होता नहीं है। हालांकि इनका तो खैर वो ग्रुप में आर्डर जब बताऊंगा लिखने का तो अपने आप वहां एक जगह जाके एडजस्ट हो जाएगा। एल्केन फंक्शनल ग्रुप में आता ही नहीं है। चलिए यहां पर जैसे मान लीजिए हमारे पास OH लिखा है, तो OH का फैमिली नाम है अल्कोहल, सफिक्स नेम में ऑल लगता है, प्रीफिक्स नेम में हाइड्रोक्सी। चलिए एक एक करके ऐसे बढ़ाते हैं। अगर हमारे पास यहां पर देखना, अगर यहां पर ऐसे SH आ गया तो उसी का बड़ा भाई है थियोल। आप बोलोगे, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ये अल्कोहल है तो थियो अल्कोहल। प्रधान कहेगा ऐसा ऐसा। ये थियो अल्कोहल होगा तो यहां पर चलेगा क्या, थियोल सफिक्स होगा। यहां पर क्या लगाएंगे, अब देखो यहां पर हाइड्रोक्सी है, तो अगर वैसे लगा देंगे ना तो कई बार तो पहले देख यहीं पर है, बहुत पहले जब ये दूसरा नाम इसको प्रीफिक्स में ना साइंटिस्ट लोगों ने वेरीफाई नहीं किया था ना, तो हाइड्रोक्सी जैसे था OH लगा था तो O की जगह सल्फर आ गया तो थियो हाइड्रोक्सी। कुछ टाइम तक ओल्ड में थियो हाइड्रोक्सी लोग लेके चल रहे थे, लेकिन इसका जो लेटेस्ट नाम है वो मरकेप्टो है। तो लेटेस्ट में मरकेप्टो जब डिराइव हुआ ना तो मरकेप्टो अभी चल रहा है। पहले जब मरकेप्टो नहीं आया था ना तो फिर थियो हाइड्रोक्सी से ही काम चला रहे थे, कि जैसे वहां ऑल में थियो ऑल लगा दिया तो ऐसा हाइड्रोक्सी में भी थियो लगा दिया था तो थियो हाइड्रोक्सी बन गया था। बट अभी क्या चल रहा है, मरकेप्टो। तो ध्यान रखिएगा इसको। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे ये NH2 है तो कंपाउंड नेम तो इसका एमाइन ने बताया था, और एमाइन में जो इसका सफिक्स नेम होता है वो एमाइन ही होता है। इसका सफिक्स नेम एमाइन ही होता है और प्रीफिक्स नेम एमाइनो। अरे ठीक है एमाइन है तो एमाइनो बोलो, क्या दिक्कत है, हो गया। अच्छा ये एमाइन में मैंने बोला था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होते हैं, वो डिग्री होते हैं लेकिन वो हैं तो सारे एमाइन ही, नाम उनका एमिनो ही रहेगा कोई भी डिग्री का हो, ठीक है। तो ये नहीं कि सर ये 1 डिग्री है तो 2 डिग्री का क्या होगा, 3 डिग्री का क्या होगा, वो भी एमाइन है तो एमाइनो उनका भी प्रीफिक्स होगा। वो तो डिग्री खाली पहचानने के लिए डिग्री बेस पे काम करेंगे तो पहचानना होगा। तो ये कुछ नाम आपके सामने है, और भी कुछ फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। यहां देखो जैसे फंक्शनल ग्रुप में हम लिखने जा रहे हैं COH, अब इसका नाम होता है कार्बोक्सी, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका क्लास नेम है। सफिक्स नेम में ओइक एसिड एक और है, 2 सफिक्स लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देख लेना। अब ये दोनों कब कब यूज करेंगे सब ये रूल है, बताऊंगा। पहले तो आप ओइक एसिड जानते हो, एक इसका नाम है ना, जो नाम क्लास नेम है वही इसका दूसरा सफिक्स भी है, तो इसके 2 सफिक्स नाम चलते हैं। दोनों में कब ओइक यूज करेंगे, कब दूसरा वाला नहीं कार्बोक्सिलिक। तो दूसरा वाला क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप बोलोगे सर ये तो क्लास नेम था, भैया ये सफिक्स भी होता है, अब बताऊंगा कब यूज करना है। एक तो ओइक आप जानते हो, कार्बोक्सिलिक भी यूज किया जाता है सफिक्स में, कब यूज किया जाएगा बताऊंगा। प्रीफिक्स में COH का अगर प्रीफिक्स यूज करना हो कभी, अगर वो साइड में जा रहा है और प्रीफिक्स में हमें लिखना हो तो प्रीफिक्स नेम कार्बोक्सी होगा, प्रीफिक्स नेम कार्बोक्सी होगा। अगर मैं लेके चलूं COH की जगह COR, कोई अल्काइल है, तो ये आपको पता है ये एस्टर होता है। ये क्या होता है, पहचान लो इनका क्लास नेम, COOR है। अगर ये H काटा के कोई अल्काइल लगा दो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल समथिंग इस तरह का, तो ये एस्टर होता है। इसके भी 2 सफिक्स होंगे, एक का नाम होता है OAT, दूसरे सफिक्स का नाम है कार्बोक्सिलेट। 2 सफिक्स होते हैं इसके। कब OAT लगाना है, कार्बोक्सिलेट बात करूंगा। तो ये OAT हो गया, कार्बोक्सिलेट हो गया। इसके प्रीफिक्स में कौन सा नाम जाएगा, ये देखिए यहाँ 2 पार्ट में तोड़ के इसका प्रीफिक्स याद कर सकते हो। CO को बोलते हैं कार्बोनिल, और OR को बोलेंगे जैसे R है
तो मिथाइल अगर है तो ऑक्सीजन लग गया ऑक्सी, मेथॉक्सी। इथाइल है तो एथॉक्सी, प्रोपाइल है तो प्रोपॉक्सी, जनरल बोलना है तो एल्कोक्सी, एल्केन से एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब एल्कोक्सी कार्बोनिल जनरल है, बट यहां अगर आर की जगह मिथाइल होता तो मेथॉक्सी कार्बोनिल, इथाइल होता तो इथॉक्सी कार्बोनिल। तो एल्कोक्सी तुम्हारा जनरल है। एल का आया है एल्केन से, यार की कौन सा ग्रुप है वो? आर में CH3 है, एक कार्बन का है तो मेथॉक्सी, 2 कार्बन का है तो एथॉक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपॉक्सी, ऐसा चलेगा। जनरल क्या है? एल्कोक्सी। ये स्टर था। यहां पर देखो CONH2, 2 O लिख दिया, गलत हो गए। यार तो पता जल्दी करना। CONH2 इसको बोलते हैं एसिड एमाइड। ये एमाइड है, इसके भी 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। एक का नाम है क्या? एक का नाम तो एमाइड ही है और दूसरा सफिक्स का नाम है कार्बोक्सिमाइड। कार्बोक्सिमाइड, कार्बोक्सामाइड, जो भी पढ़िए आप। इसका परफिक्स नाम होगा, कार्बामोइल। पहले अमाइडो लेके चलते थे ओल्ड कॉन्सेप्ट में, लेकिन जब से एक दूसरा वेरीफाई हुआ, जैसे वहां बोला थियो अल्कोहल के थियो हाइड्रोक्सी की जगह मर्केप्टो आया, तो वैसे यहां पर पहले अमाइडो था, लेकिन अभी चल रहा कार्बामोइल। कार्बामोइल ये याद ही करने हैं, तुम्हें पता है भैया 10वीं क्लास में भी होता है। अब याद किए हो तो कंफर्टेबल है, नहीं याद किए हो तो आप तो कम से कम सर दर्द ले लो, तो लेना तो पड़ेगा ही। सुनना जरा। इसके बाद CO, जैसे COX से कोई भी हेलोजन आ जाए, मान लो COCl, जिसको बोलते हैं एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड। यार जनरल बोले तो हैलाइड है, Cl है तो क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड मोइल है। क्या लिख दिया मैंने? MOYL, ठीक तो है। एसिड क्लोराइड है, इसमें 2 सफिक्स इसके भी है, 2 सफिक्स इसके भी है। एक का नाम ऑयल हैलाइड, Cl है तो क्लोराइड, Br होता तो ब्रोमाइड, ऑयल क्लोराइड होगा। दूसरा सफिक्स क्या नाम है इसका? एक का नाम, एक का नाम। दूसरा नाम है डिस्टर्ब होता है ना। कार्बोनिल क्लोराइड। तू दूध नाम के रखे भाई, बताया था बस। अरे कंडीशन के हिसाब से है ना, तो बता नहीं, एक बड़ा प्रेम है केमिस्ट्री से। हम मन करे तो जो उन्होंने रखे पहले चूत दी उन्होंने। इसके परफिक्स में क्या जाएगा? अंदर बहुत प्यार है दूध नाम से। देख, जैसे यहाँ पर बोला था ना, ये क्लोरो है और CO क्या होगा? कार्बोनिल, तो क्लोरो कार्बोनिल, क्लोरो कार्बोनिल इसका परफिक्स चलेगा। एक तो ऐसे नहीं है, ये भाग रहे हैं ऐसे, जैसे लग रहा है इनको ये CN है। CN को क्या बोलते हैं? साइनाइड। साइनाइड। साइनाइड है, और साइनाइड के भी 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, सॉरी 2 सफिक्स हैं। पहला क्या जानते हो आप? नाइट्राइल, और दूसरे का नाम होगा कार्बोनाइट्राइल। दूसरा सफिक्स कार्बोनाइट्राइल। प्रीफिक्स में हम क्या लिखेंगे? साइनो है प्रीफिक्स में। ठीक है। एक आता है CHO, सबको पता है एल्डिहाइड है। CHO ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। इसके भी 2 सफिक्स, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट को बोलेंगे अल, याद आया? फर्स्ट को अल, दूसरा है कार्बल्डिहाइड। दूसरा क्या है? कार्बल्डिहाइड। इसके प्रीफिक्स में नाम क्या चलेगा? देखो ध्यान से सुनना। CHO वाला जो प्रीफिक्स है ना, उसमें बड़ा कंफ्यूजन आता है लोगों को। CHO के जो प्रीफिक्स हैं, क्या सिखाया गया था बताओ? देख, इसके प्रीफिक्स में मैं 2 नाम लिखने जा रहा हूं। अच्छा, अभी एक तो फॉर्माइल है और दूसरा एक हमारे पास है कीटो या ऑक्सो।
चल दे भैया कीटो या सामान रखा फिर हमारे केमिस्ट्री हमारे पास में है कीटो या ऑक्सो, आते हैं घरे दोनों ऑक्सो लिख दिया। हां कहा ये दोनों आजू लिख का था नहीं कीटो का आजू लिख के कीटो या क्या ऑक्सो, लेकिन जो मेन है वो कौन है? फॉर्माइल ऑक्सो ही बोलना है, कीटो वोटो तो ओल्ड हो गया। ऑक्सो या क्या कीटो, वो तो ऑक्सो नाम मिलेगा, कीटो कोई दे दिया तो फिर मजबूरी में कीटो से काम चलाएंगे, लेकिन मेन कौन है? ऑक्सो या कीटो। सवाल उठेगा कि सर यहाँ दो परफिक्स आपने बता करके मेरे को तो कंफ्यूज कर दिया। हमको फॉर्मिल और क्या है? ऑक्सो। फॉर्मिल या ऑक्सो दोनों चलेगा। अब दोनों में थोड़ी दिक्कत आएगी, कब फॉर्मिल सोच लेते हैं कब ऑक्सो सोच लेते हैं। अब वो एग्जांपल में क्वेश्चन में यार कुछ भी मिल सकता है, तो मैं इसको डील करूंगा कि कब ऑक्सो या कब फॉर्मिल लगाएंगे, बट दोनों ही प्रीफिक्स नेम है, बस खराब 11 ठो ये दोनों ही प्रीफिक्स नेम है। यहाँ पर देखना सीओ के बगल में भी, इधर भी अल्काइल होगा इधर भी अल्काइल, तो नाम होता है इसका कीटोन। कीटोन में एक ही सफिक्स होता है ओन। ओन या वन पढ़िए जो भी है। अब ऐसे कीटोन से तो ओन ही इसको पढ़ेंगे, उसी से मिला जुला है, लेकिन वैसे लिखेंगे तो आप पढ़ते हो वन पढ़ते हो गया। इसके परफिक्स में ऑक्सो चलेगा, इसके परफिक्स में ऑक्सो चलेगा, इसके परफिक्स में ऑक्सो चलेगा। और कोई फंक्शनल ग्रुप जैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप, अच्छा ये SO3H वगैरह बच रहा है अभी। हाँ जी, का आउटर क्या दिया होता है? मैंने बोला ना कि ऑक्सो कीटो में ऑक्सो ही कम मतलब ज्यादा बेटर है। बचा के ले जाए तो कहा नहीं कीटोन में ऑक्सो तो सफिक्स परफिक्स नहीं। मैंने बोला ना कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों में ऑक्सो लगेगा, लेकिन एल्डिहाइड में ऑक्सो कब लगाएंगे कब फॉर्मिल वो बताऊंगा मैं, इसलिए तो बोला कि फंसोगे। अगर पेशेंस ना रहे फिजिक्स केमिस्ट्री फॉर्मिल मतलब एल्डिहाइड कीटोन में दोनों में भी ऑक्सो लग सकता है। थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये होगा, इसलिए कह रहा हूँ। बट फॉर्मिल भी होगा ऑक्सो भी होगा, मतलब CHO पे फॉर्मिल ऑक्सो दोनों वैलिड है। कीटोन पर ऑक्सो ही है, वो फॉर्मिल नहीं हो सकता, लेकिन वो फॉर्मिल ऑक्सो कब लगाएंगे एल्डिहाइड पर वो बताऊंगा मैं। अभी तो चार्ट बना रहा हूं तो कम से कम वो सेट कर लो, बाकी उनको अलग से ओपन करूंगा मैं। दो सफिक्स बताना है कि कब कौन लगेगा, तो जहां दो प्रीफिक्स आ गया उसको भी बताऊंगा फिर, ठीक है। और नहीं बताऊंगा तो आप पूछ लेना फिर। ये ऑक्सो हो गया। अगला हमारे पास है SO3H टाइम हो गया। सल्फोनिक। जल्दी जल्दी थोड़ा लिखो यार। सल्फोनिक क्या एसिड, इसका सफिक्स नेम सल्फोनिक ही होता है, इसका सफिक्स भी वही है क्या, सल्फोनिक एसिड। यस, इसका प्रीफिक्स होता है सल्फो, इसका प्रीफिक्स क्या होता है सल्फो, ठीक है। और बाकी कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके केवल प्रीफिक्स होते हैं, सफिक्स होते ही नहीं है, उनको भी चाहो तो साइड में यहाँ आगे लिख सकते हो। जैसे मान लो NO2 आ गया, मेरे साथ लिखो NO2 आ गया, जैसे OR आ गया, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, OR को कंपाउंड में बोलते हैं ईथर। जब कार्बन से हाइड्रोजन लगा हो तो अभी बताया था एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन्स बोला था ना, इसी को बोलते हैं हैलो एल्केन्स। इनके सुन लो, इनके सफिक्स नहीं होते तो डैश लगा दो, परफिक्स केवल होगा नाइट्रो का परफिक्स नाइट्रो ही है। ईथर में ये देख, ये एल्केन से आया है, जैसे मान लो एक कार्बन का CH3 तो मेथ, ओ से ऑक्सी, मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, तो जनरल नेम एल्कोक्सी, जनरल एल्कोक्सी आएगा। और यहाँ जब कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो एल्काइल हैलाइड होता है, इसका भी सफिक्स नहीं होता, केवल प्रीफिक्स नाम होते हैं इनके, तो ये हैलो होता है। जैसे Cl है तो क्लोरो, और Br है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, तो ऐसे चलेगा। हेलो, हेलो से आएगा क्लोरो, क्लोरो ब्रोमो, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ऐसे चलेगा। फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ये हेलो से बना हुआ है, तो इनके सफिक्स होते नहीं है, इनके केवल प्रीफिक्स नाम होते हैं NO2 OR CX, इस तरह से। ये सफिक्स वाले है ही नहीं है, इनकी लिस्ट केवल ये सफिक्स में कभी काउंट ही नहीं होते, केवल साइड में जाते हैं, प्रीफिक्स मान के इनको हम नेमिंग करते हैं, और प्रीफिक्स मानेंगे तो इनका केवल प्रीफिक्स नाम चलेगा, कोई सफिक्स नाम इनके लिए है नहीं।
अगर खाली NO होता है तो आपको इसको नाइट्रोसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो होता है। और यहां पर भी वही नाम चलेगा, क्या? नाइट्रोसो इनका प्रीफिक्स होगा। इनका प्रीफिक्स क्या होगा? नाइट्रोसो। तो ये NO2 है, OR है, ये CX है और ये NO है, तो ये सब क्या चलेंगे? नाइट्रोसो। तो जो आपके सिलेबस के अंदर फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे ना, वो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके प्रीफिक्स और सफिक्स। तो सफिक्स और प्रीफिक्स सेट हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। कुछ में प्रीफिक्स को ना क्रिएट करने से जा रहा हूं। जो पहले प्रीफिक्स आपके पास हैं उन्हीं से मैं कुछ नए क्रिएट करेंगे। सुनो पहले, अगर ऐसा CH3 लिखा हो, अगर CH3 लिखा हो तो इसका भी कोई सफिक्स नहीं होता है। टेंशन नहीं ले भैया, चलेगा भाई। ये मिथाइल ही बोला जाता है। प्रीफिक्स में भी क्या है ये? अगर कहीं पर मेन चेन से CH3 कोई साइड चेन ब्रांच निकला हुआ है, अगर किसी मेन चेन से CH3 ब्रांच में जुड़ा हुआ है या कहीं पर ऐसे जुड़ा हो CH2 और क्या CH3, तो 60 बार में इसको ऐसे ET बोलते हैं, इथाइल। तो इथाइल से वही ET उठा लिया है, तो इसका भी सफिक्स होता नहीं है। इसका भी नाम क्या है? इथाइल इसका प्रीफिक्स है। मिथाइल, इथाइल। ऐसे अगर मान लीजिए 3 कार्बन से जुड़ा है CH2 और CH3, तो नाम है 3 कार्बन से प्रोपाइल। तो इसका भी प्रीफिक्स नाम क्या है? प्रोपाइल। ऐसे 4 कार्बन जुड़ जाएगा लगातार CH2 और बाद में CH3, तो नाम होगा ब्यूटाइल। तो ये प्रीफिक्स में चलेंगे ब्यूटाइल ऐसे। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये ब्यूटाइल है प्रीफिक्स नेम है जिनमें कोई सफिक्स नहीं होते हैं और ये प्रीफिक्स नेम चलेंगे। अब यहीं पर ना मैं कुछ चीजें और बताने जा रहा हूं। दो प्रीफिक्स को मिला के एक नया प्रीफिक्स नेम बनाने जा रहा हूं। तो ये तुम्हें ना बनाना पड़ेगा अगर ऐसा मिला तो मैं इसी की हेल्प से भी एक नया प्रीफिक्स बनाने जा रहा हूं। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट न्यू प्रीफिक्स, कुछ नए प्रीफिक्स यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं। और नया प्रीफिक्स बनाएंगे कैसे? इन्हीं को मिला करके बनाएंगे। तो एक तरीका बताऊंगा कि अगर ऐसे मिले तो इनका प्रीफिक्स नाम कैसे आप डिसाइड करोगे। ये तो वेल नोन डिसाइडेड है पहले से, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल या जो ऊपर फंक्शनल ग्रुप है उनके प्रीफिक्स नाम क्या है। लेकिन उनसे भी कुछ नए प्रीफिक्स भी बन सकते हैं, कुछ नए प्रीफिक्स भी बन सकते हैं। तो अगला नोट करके लिखना, कुछ नए प्रीफिक्स। जैसे हम डैश लिखेंगे तो मान लेना मेन चेन से जुड़ा है। हाँ जी, क्या है इसमें? वो गेम नहीं है, कुछ मत क्या करो, लेकिन कुछ नहीं होता पर ये क्या है इसमें? ये सब कह रहे सर लिखना है पीछे। वो कह सर पीछे लिखना है पीछे पे। अब खींची जाएगा, मैं कहता हूँ तुम लोग साथ साथ लिखा कर, लेकिन अगर इस खींचे लगे तिवारी मुझे खींची नहीं जाता है। साथ ही साथ ऐसे करना नहीं चाहिए, दिमाग खराब हो जाता है। एक बेचारे खराब है। बोला था किधर लिखे, समझ नहीं आ रहा था, दिमाग खराब। रुक गए हैं यार सर। अब देखा होगा तू बोले लेकिन नेक इरादे भी मांग। ठीक है, तो उसके बाद शर्मा गए बेचारा। ठीक है, और थोड़े से सद्बुद्धि भी मांग। सद्बुद्धि नहीं समझते क्या? क्या करना चाहिए? तो उसको एक्चुअली मैंने सिखाया क्या था? मैंने ये सिखाया था कि भैया ऐसा कर कि जितने लर्निंग चीजें हैं, मोबाइल का यूज कर, टाइम आ गया पेपर का, उसको ना अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर ले। अब रिकॉर्ड करना हो तो जैसे हम बोल रहे हैं नॉर्मल बोल ले या कोई म्यूजिक ट्यून में बोल ले, लेकिन बोल तो वही जो तुम्हें याद करना है। तो हमें लग रहा है वो गलती से कसमें दे, इरादे दे, ये दे, वो दे, मतलब पता नहीं क्या क्या मांग रहे हैं फालतू का है। ठीक है, तो वही मैंने सोचा कि मैंने सिखाया कुछ और था, ये कर कुछ और रहा है। ठीक है, तो गलत टाइम पे डाइवर्जन हो जाता है कुछ लोगों को, तो जरा शर्म आ गया। फिर सुनो जरा, मैं ये लिखाना चाह रहा था, ये थोड़ा सा ना नीचे सुन लो भाई। नीचे मैंने ये ET लिख दिया है तो थोड़ा सा कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सुन ले, जब मिथाइल लिखा रहेगा तो इसका शॉर्ट फॉर्म ME होता है। तो कभी ऐसे ME लिख दिया जाए ना तो मिथाइल से जो वर्ड होता है ना ME चुरा लिया गया है। तो ME का जस्ट मतलब होता है क्या? मिथाइल यानी CH3। कभी ऐसे लिखा हो CH2 और CH3 तो नाम क्या होता है? इथाइल। तो वहां से क्या चुरा लेगा? ET। तो कभी अगर ME लिखा हो ना तो मिथाइल है, ET लिखा हो तो इथाइल है।
और पीआर लिखा हो तो प्रोपाइल है। प्रोपाइल है। पीआर प्रोपाइल। ऐसे जैसे मान लो CH3 CH2 है और आगे क्या है CH2 एक CH3 और आ गया, तो इसको अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पीआर लिखेंगे। इसका मतलब जस्ट प्रोपाइल है। तो कुछ हर सब में नहीं लगेगा, कुछ है पैलिड है तो उनका बता दे रहा हूं। जैसे एमी फॉर मिथाइल, ईटी फॉर इथाइल, पीआर फॉर प्रोपाइल। एक और होता है IPR, एक यहाँ भी बता दे रहा हूं। जैसे कहीं पर लिखा होना ऐसे जुड़ा होना IPR भी कई बार देखने को मिल जाता है, या कभी कभी ऐसे एक स्मॉल टी और आगे क्या लिखा मिल जाता है BU। तो इनका भी बता दे रहा हूं। आई का मतलब आइसो, पीआर का मतलब प्रोपाइल। तो इनको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। यहाँ टी का मतलब टर्सरी, टर्सरी। BU का मतलब ब्यूटाइल, तो इनको टर्सरी ब्यूटाइल भी बोलते हैं। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे फॉर्म हैं जो ऑर्गेनिक में कहीं कहीं दिख जाते हैं, तो ये याद कर लेना। एमी मिथाइल, ईटी इथाइल, पीआर प्रोपाइल, IPR आइसोप्रोपाइल, और TBU टर्सरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल। अब कुछ